Hello and welcome everyone to Busynomics. In the last session we started with ESI Act 1948. So in today's session we are continuing with the same. At the end of the session I'll discuss some important MCQs that can be asked in the exam. So watch the session till end. So now I am starting with the chapter 2. In the part 1 of ESI Act, I have already covered chapter 1. So if you have missed that video, you can go to the playlist and watch the session. So chapter 2 of ESI Act basically contains information regarding three bodies that are very important from the ESI perspective. The first one is corporation. Corporation here means the ESIC, that is Employees State Insurance Corporation. The other is a standing committee and medical benefit council. So let's begin with the section 3. Section 3 basically deals with the establishment of ESIC. कुछ basic questions है section 3 में. The very first is who will establish? So the answer is central government will establish ESIC by notification in official gazette. Second question is what is the purpose of establishing ESIC? तो ESIC को इस्टेब्लिश क्यों कर रहे हैं? जिससे कि ESI के जितने भी स्कीम्स हैं उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके. एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बॉडी को बनाया जा रहा है एंड दैट एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी इज ESIC. लास्ट इज व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ कॉर्पोरेशन. यहाँ पे कॉर्पोरेशन का मतलब ESIC से है. पर्टिकुलर ESIC एक्ट में जहाँ भी कॉर्पोरेशन का मतलब आएगा इट मीन्स ESIC. तो कॉर्पोरेशन का स्टेटस क्या होने वाला है? इट विल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट by the name of ESIC having perpetual succession and a common seal. ESIC एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी जिसका perpetual succession होगा. Perpetual succession we all know that it means people may come and people may leave, may join or may leave, but it doesn't affect the status of that corporation. Like ESIC को कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं आगे फर्दर और कितने भी लोग मूव कर सकते हैं यहाँ से लीव कर सकते हैं, बट ESIC के एग्जिस्टेंस पे उससे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. दैट इज परपेचुअल सक्सेशन. कॉमन सील जो ESIC की होगी वो इसके लीगल सिग्नेचर्स भी होंगे जिसकी हेल्प से वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, कोई किसी भी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है इस कॉमन सील के थ्रू. एंड द लास्ट इज कि एक बॉडी कॉर्पोरेट बनने के बाद ESIC के पास ये राइट होगा कि वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को स्यू करे एंड इट कैन हैपन विद द ESIC एज वेल. सो द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन मीन्स अगेन ESIC. इन दिस सेक्शन वी विल सी दैट who is the member of ESIC, who will appoint the members, what will be the term of office and about the reappointment as well. तो स्टार्ट करते हैं मेंबर से. बेसिकली 10 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसमें हमने मेंबर्स को डिवाइड कर रखा है. द वेरी फर्स्ट इज चेयरमैन, सेकंड इज वाइस चेयरमैन, थर्ड इज नॉट मोर देन 5%. ये नॉट मोर देन 5% का मीन्स है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने 5 ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकती है, ESIC में मेंबर बना सकती है, बट मैक्सिमम 5 को ही रख सकती है. तो आपका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो 5 पर्सन्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. नेक्स्ट आता है 1 पर्सन फ्रॉम ईच स्टेट. हर एक स्टेट से एक पर्सन होना चाहिए जो इस स्टेट को रिप्रेजेंट करे. तो इन लोगों को अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, 1 पर्सन टू रिप्रेजेंट द यूटीज. यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए. इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. पॉइंट नंबर 6 और 7 में देखते हैं 10 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स एंड 10 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय. 10 लोग एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए रखे जाएंगे और 10 लोग एम्प्लॉयज को. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की साइड से. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले 2 पॉइंट हैं. पहला पॉइंट ये कि इक्वल नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो चाहे एम्प्लॉयर के हो या फिर एम्प्लॉय के, और दोनों का काउंट कितना है, नंबर इज 10. पॉइंट 8 इज 2 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशन. 2 लोग मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. 9th पॉइंट में लिखा है 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हुम 2 शैल बी ऑफ लोकसभा एंड 1 शैल बी ऑफ राज्यसभा. 3 मेंबर्स रहने वाले पार्लियामेंट के जिसमें कि 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का होगा और इनको अपॉइंट करेंगे पार्लियामेंट के मेंबर्स. लास्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन. अब देखते, यहाँ तक हमारा सेक्शन 4 एंड हो गया है. अब आते हैं सेक्शन 5 पे.
सेक्शन 5, 4, 5, 6 मैंने एक ही साथ रखा है सो दैट यू कैन हैव अ ग्लांस कि एक्चुअली क्या है सारे सेक्शंस में। टर्म ऑफ ऑफिस को सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नॉट मोर देन 5 पर्सन्स, 1 पर्सन फ्रॉम ईच स्टेट एंड 1 पर्सन फ्रॉम द ईच यूनियन टेरिटरी, इन सभी का अपॉइंटमेंट करेंट टाइम के गवर्नमेंट करेगी और ये गवर्नमेंट के प्लेजर के लिए ही ड्यूरेशन में है। गवर्नमेंट के प्लेजर पे मतलब यहाँ पे ये कि जब गवर्नमेंट चाहे उन्हें रिमूव कर सकती है और चाहे तो आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। कोई इनका टर्म नहीं डिसाइड है कि अगर 5 ईयर्स हो गए तो इन्हें हटाना पड़ेगा, दूसरों को लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। जब तक गवर्नमेंट चाहे इन लोगों को रख सकती है और जब चाहे रिमूव कर सकती है। पॉइंट 6 से लेके पॉइंट 10 तक जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का टेन्योर 4 ईयर्स का है। दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि 4 ईयर्स के बाद ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को रिमूव करके नए रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर लाया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 दैट डील्स विद द रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रीअपॉइंटमेंट के लिए कोई भी अलग अलग प्रोविजन नहीं है, सिंपल सी बात लिखी है कि इट डिपेंड्स ऑन द केस। नेक्स्ट है सेक्शन 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। जैसे कि चैप्टर 2 में हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं, कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमिटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो कॉर्पोरेशन का हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अब आते हैं स्टैंडिंग कमिटी पे। स्टैंडिंग कमिटी बेसिकली ESIC के मेंबर्स से ही मिलाकर बनती है, ठीक है। आप देखेंगे अभी मेंबर्स में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चेयरमैन, सेकेंड है 3 मेंबर्स ऑफ ESIC। सो एक चीज यहाँ पे आपने और ऑब्जर्व की होगी, सब प्रोसेस सिस्टमैटिक चल रहा है। पहले कॉर्पोरेशन बनेगी मतलब ESIC बनेगी, फिर ESIC के मेंबर्स ही स्टैंडिंग कमिटी का पार्ट होंगे और हो सकता है कि आगे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में भी ESIC और इस स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर्स हों। तो मेंबर्स की बात कर रहे थे हम लोग। सबसे पहले है चेयरमैन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, 3 मेंबर्स ऑफ ESIC अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये नहीं पता है कि ESIC के जितने भी टोटल मेंबर्स हैं जो 10 पॉइंट्स में हमने देखे थे उनमें से किन मेंबर्स को यहाँ पे रखा जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है 3 मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटेटिव। कॉर्पोरेशन का मतलब ESIC, 3 लोग होंगे जो ESIC को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अपॉइंटमेंट कर रही है। नेक्स्ट इज 8 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय कॉर्पोरेशन। ESIC 8 लोगों को रिप्रेजेंट को इलेक्ट करेगी, ठीक है। ये जो भी 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, इनका बाइफर्गेशन देखते हैं। ए पॉइंट में लिखा है 3 मेंबर्स फ्रॉम ESIC टू रिप्रेजेंट एम्प्लॉयर। बी पॉइंट इज 3 मेंबर्स फ्रॉम ESIC टू रिप्रेजेंट एम्प्लॉई। सी पॉइंट 1 मेंबर फ्रॉम ESIC टू रिप्रेजेंट मेडिकल प्रोफेशन एंड डी पॉइंट इज 1 मेंबर फ्रॉम ESIC इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो इन सबको ही ESIC अपॉइंट कर रही है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, वो इक्वल नंबर में है, ठीक है। और दोनों का ही नंबर कितना है, 3। जब हमने कॉर्पोरेशन में पढ़ा तो नंबर कितना था, 10। स्टैंडिंग कमिटी में 3 है, देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन और एक्स ऑफिसियो, ठीक है। अब इनका टर्म ऑफ ऑफिस देखते हैं। सेक्शन 9 में टर्म ऑफ ऑफिस लिखा है। तो जो पहले 3 पॉइंट्स है, चेयरमैन, ESIC के मेंबर और ESIC के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये इनका जो टर्म है दैट इज ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट। अगेन अगर गवर्नमेंट जब भी उन्हें चाहे रिमूव कर सकती है और नए मेंबर्स को ऐड कर सकती है। जो 8 मेंबर्स ESIC इलेक्ट करेगी उनका टर्म है 2 ईयर्स का एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन का भी टर्म है 2 ईयर्स का। मीन्स आफ्टर 2 ईयर्स these members will retire from organization from that standing committee and new members will join the same. Next is section 10 medical benefit council. कॉर्पोरेशन हो गया, स्टैंडिंग कमिटी हो गया एंड लास्ट बात करते हैं मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की। इसके मेंबर्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्टर जनरल ESIC, सेकेंड इज डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, नेक्स्ट इज मेडिकल कमिश्नर ऑफ द कॉर्पोरेशन। यहाँ पे कॉर्पोरेशन का मतलब अगेन ESIC है। इन सबको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज 1 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट। हर एक स्टेट से 1 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉई। अगेन यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि 3 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को। अब हमारे पास ओवरऑल आ चुका है पिक्चर, क्लियर हो गया कि जब ESIC का फॉर्मेशन होगा
तो 10 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल एंड स्टैंडिंग कमेटी में 3-3 मेंबर्स रहेंगे। लास्ट मेंबर है हमारा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का, लास्ट पॉइंट है 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेडिकल प्रोफेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 शैल बी वुमेन। जो मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने वाले 3 मेंबर्स हैं मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में, उनमें एक वुमेन का होना कंपलसरी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है टेन्योर। यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का हम टेन्योर देख लेते हैं, इन मेंबर्स का टेन्योर कितना रहने वाला है। जो फर्स्ट आपके 4 पॉइंट्स हैं, इनमें टेन्योर है ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट। अगेन जैसे कि गवर्नमेंट चाहेगी उस तरह से वो अपॉइंट कर सकती है और रीअपॉइंट कर सकती है, या फिर दूसरे लोगों को भी रख सकती है। जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव एंड मेडिकल प्रोफेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, इनका टेन्योर रहने वाला है 4 ईयर्स का। मीन्स 4 ईयर्स के बाद हमें इनको रिमूव करना होगा, उसके बाद नए मेंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट के लिए अपॉइंट करना होगा। अब देखते हैं मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की ड्यूटीज क्या है। सेक्शन 22 में ड्यूटीज को डिफाइन किया गया है। दैट सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर इट। 3 ड्यूटीज हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। द वेरी फर्स्ट इज एडवाइज द कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कमिटी ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। मीन्स कि मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन पर जो एडवाइस करना होगा ESIC और स्टैंडिंग कमेटी को, तो वह एडवाइस देने का काम यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का है। अलॉन्ग विद जितना भी सर्टिफिकेशन रिलेटेड प्रोसेस होगा या इससे रिलेटेड जो अदर कनेक्टेड मैटर्स हैं उन सब पे एडवाइस करेगा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का ये ड्यूटी है कि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर पे मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट फाइल होती है, कोई भी केस फाइल हो रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा पावर और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की है। द लास्ट इज परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन रेगुलेशंस। तो 2 पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, ड्यूटीज लिखे हैं। पहला एडवाइस करना, दूसरा इन्वेस्टिगेट करना। इसके अलावा जितने भी रिलेटेड मैटर्स होंगे मेडिकल ट्रीटमेंट से कनेक्टेड होंगे, उन सब के बारे में, उन सब पे प्रॉपर एक्शन लेना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, ये मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की ड्यूटी है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 12। इसमें सेसेशन ऑफ मेंबरशिप की बात की गई है कि ऐसे कौन सा सिचुएशन है जब स्टैंडिंग कमेटी, कॉर्पोरेशन या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के मेंबर्स की मेंबरशिप सीज हो जाएगी। तो एक ही कंडीशन है, इफ ही फेल्स टू अटेंड 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स अटेंड करने में आप फेल हो जाते हैं तो मेंबरशिप उसी टाइम सीज हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है सेक्शन 13 में। 3 केसेस है जहां पे कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फर्स्ट इज इफ ही इज डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेकेंड इज इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अगर इंसॉल्वेंसी के बाद वो पर्सन अनडिस्चार्ज है, पूरी तरह से अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, उस केस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड द लास्ट इज इफ बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। मीन्स अगर अपने मोरल बिहेवियर की वजह से कोई भी मेंबर कन्विक्टेड हुआ है, उसी टाइम पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेक्शन 15 है नेक्स्ट, फी अलाउंसेस। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं तीनों बॉडीज में, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, स्टैंडिंग कमेटी हो या फिर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल हो, इसके सारे मेंबर्स का फीस, उनका अलाउंसेस सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर एंड अ फाइनेंशियल कमिश्नर। तो डायरेक्टर जनरल और फाइनेंशियल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का अपॉइंटमेंट करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड डायरेक्टर जनरल शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। जो भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होगा, जो हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट, तो जो डायरेक्टर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो ESIC का CEO होगा। ओके, एंड द डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर शैल बी होल टाइम ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के होल टाइम ऑफिसर्स रहने वाले हैं ये दोनों। इनके सैलरी और अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एंड रिमूवल की बात जहाँ पर आती है, तो बाय पासिंग रिजोल्यूशन एट स्पेशल मीटिंग सपोर्टेड बाय मिनिमम 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगर कॉर्पोरेशन की टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेंबर्स ये सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ डायरेक्टर जनरल या फाइनेंशियल कमिश्नर का रिमूवल हो जाना चाहिए, तो अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है वोट से, तो टर्म से पहले ही इन दोनों को रिमूव किया जा सकता है।
नेक्स्ट इज चैप्टर 3 फिनांस एंड ऑडिट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। द वेरी फर्स्ट इज ESI फंड। अब जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कंट्रीब्यूशन पे किया जाता है ESIC में, सभी को पता है। हाँ, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो परसेंटेज है चैप्टर 4 में एंड चैप्टर 3 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि नेक्स्ट अब हम चैप्टर 4 में कंट्रीब्यूशन रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशंस पेड ऑन बिहाफ ऑफ ESIC शैल बी पेड इनटू अ फंड कॉल्ड द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा ESIC में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दोनों की तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो एक फंड में रखा जाएगा, और उस फंड का नाम क्या है, ESI फंड। ओके, ESIC फंड नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज ओनली ESI फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। ओके, जहाँ पे C लग जाएगा तो वो कॉरपोरेशन हो जाएगा। और ये ESI फंड का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब ESIC, जिसका हमने चैप्टर 2 में जिसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, द कॉरपोरेशन में एक्सेप्ट ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी इंडिविजुअल और बॉडी whether incorporated or not for all or any of the purpose of this act। मतलब कि ESI के लिए कॉरपोरेशन मतलब ESIC के पास ये राइट है कि वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, किसी लोकल अथॉरिटी से, किसी इंडिविजुअल से, किसी बॉडी कॉरपोरेट से गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन एक्सेप्ट कर सकती है, जिसको वो फर्दर अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। पर्पस क्या है, हमें या तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करना होगा, या तो फिर हमें एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए उसका यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ फंड एक्सपेंडिचर। देखो पर्पस की बात आ गई है, सेक्शन 28 में लिखा है कि आप अपने फंड का किस तरह से यूज़ करोगे। द वेरी फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ बेनिफिट एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस टू इंश्योर्ड पर्सन्स, and where the medical benefit is extended to their families, the provision of such medical benefit to their families। मतलब कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी एम्प्लॉय को जितना भी पेमेंट किया जाने वाला है, जितने भी बेनिफिट उसे मिलने हैं अंडर ESI एक्ट, उन सब का पेमेंट आपके फंड से होने वाला है। और जहाँ पे फैमिलीज़ के लिए भी एक्सटेंड कर रहा है मेडिकल बेनिफिट, मीन्स आपको फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीज्ड एम्प्लॉय है तो उसकी फैमिली को बेनिफिट देना होगा, तो फैमिली के बेनिफिट के लिए भी जितना भी पेमेंट होगा वो सब फंड से सारा एक्सपेंडिचर होने वाला है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंसेस टू मेंबर्स। तो यहाँ पे जितने भी बॉडीज़ बनने वाली हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन हो मतलब ESIC, स्टैंडिंग कमिटी हो, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल हो, रीजनल बोर्ड्स हो, लोकल कमिटीज़ हो, रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स हों, उन सब के अलाउंसेज, उनका फीस, सब कुछ कॉरपोरेशन के फंड से जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरी, लीव एंड ज्वाइनिंग टाइम अलाउंसेस, ट्रैवलिंग एंड द कंपनसेटरी अलाउंसेस। ठीक है, तो जितने भी अलाउंसेस देने हैं आपको कॉरपोरेशन के मेंबर्स को, सर्वेंट्स को, वो सारे एक्सपेंडिचर इसी फंड से जाने वाले हैं। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड द अदर इंस्टीट्यूशन। तो जो भी फंड कॉरपोरेशन के पास आने वाला है वो उसका यूज़ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज या अदर इंस्टीट्यूशन के मेंटेनेंस में, उनके इस्टेब्लिशमेंट में भी लगा सकता है। एंड द लास्ट इज कॉस्ट ऑफ ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द कॉरपोरेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं और ऑडिटिंग का जितना भी कॉस्ट आ रहा है कॉरपोरेशन का, वो सारा भी ESI के फंड से जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 34। ये क्या कह रहा है कि ESIC का जो ऑडिट होगा वो कोई भी जनरल ऑडिटर नहीं कर सकता। ESIC का ऑडिट सिर्फ एक ही पर्सन करेगा, एंड दैट पर्सन इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सेक्शन 35। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ESIC शैल बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी एनुअल रिपोर्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी। इन द नेक्स्ट इज सेक्शन 36। एनुअल रिपोर्ट plus audited accounts of corporation plus report of Comptroller and Auditor General of India, that is CAG, in addition with the budget as finally adopted by the corporation shall be placed before parliament। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पार्लियामेंट के सामने रखने होंगे। ठीक है, इन द लास्ट इज सेक्शन 37। वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की कॉरपोरेशन के जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन सबका वैल्यूएशन एटलीस्ट 3 ईयर्स में एक बार होगा। इन एवरी 3 ईयर आपको एक बार
वैल्यूएशन कराना है एसेट एंड लायबिलिटीज़ का। अब आते हैं MCQs की बात पे। सो आई होप यू ऑल आर वेटिंग फॉर MCQs नाउ, ओके। So to watch the MCQs of current session, go to the description box. You can find the link given in the description box for the MCQs. Just follow the link and watch the MCQ session. And in the upcoming session, as I told you earlier, कि हम लोग contribution की बात करने वाले हैं, employer और employee कितना contribution दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन रेट्स ESIC के काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज हुए हैं इधर कुछ टाइम में, तो हम लोग सारे रेट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज शेयर टू others as well so that everyone can get the benefit of these sessions. Thank you everyone.